हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने लगभग नए सिलेबस को पढ़ा। पहली यूनिट जो कि एकदम पूरी तरह नई सिलेबस के रूप में हमारे सामने रखी गई, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, उसके हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज पढ़ा। क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से कठिन हैं, अपने आप में ये बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रखने की बात करते हैं, इसलिए हम एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू एक सीरीज हमने बनाई और उसमें आज हम गणतंत्र नाम के टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। उम्मीद है मैं आपको बहुत सारी बातें समझाता हूं, वो आपको समझ आती होगी। एमसीक्यू क्यों लगाने चाहिए, टेस्ट सीरीज क्यों लगानी चाहिए। पिछले टेस्ट में भी जब मंडे को हमने एक जनजाति वाली यूनिट का टेस्ट लिया था, को कुछ समझाने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, हमारा साथ कब तक है ये नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब तक मैं आप सब लोगों के बीच में हूं, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तब तक आपको मैं एक परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश करता रहूं। हर एक टॉपिक के साथ मैं आप में कुछ न कुछ सुधार करूं और एक दिन एक ऐसी स्थिति जन्म ले जब मैं आपको पूरी तरह एक परफेक्ट कैंडिडेट बना दूं, जिसको सफलता के अलावा और कोई चीज का आसरा ही ना हो, केवल सफलता ही उसे प्राप्त हो। इसलिए हमने टॉपिक वाइज हर एक वो कार्य किया है जो कि स्टूडेंट में कुछ न कुछ पॉजिटिव सुधार कर सकता है। अगर आप में इस तरीके के पॉजिटिव सुधार हो रहे हैं, पहले आपकी पढ़ाई नहीं हो रही थी, अब आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या हम अपनी तरफ से एड ऑन करके दे सकते हैं, वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं। अब हम एग्जाम तक एक याद करने वाली सीरीज को भी चालू करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारा कंटेंट याद करने वाले हैं। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी स्टूडेंट कंटेंट को केवल अपने तक रखना चाहता है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि उसे कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, लेकिन देखिए जैसा भाव मेरे अंदर है कि मैं आपको ये चीजें निशुल्क उपलब्ध कराऊं, सब बच्चों तक निशुल्क चीजें पहुंचे, वही भाव आप अपने आप में भी धारण करें और इसको शेयर किया करें और कमेंट करके बताया करें। चलिए बहुत सारी बातें किए बिना पहले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही युग्म है। गणतंत्र नाम का जो टॉपिक है, जिसमें हमने 10 गणतंत्र पढ़े थे, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए रामाग्राम के तो हमें पता है रटा हुआ है, कोलिये थे, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। कप्पम के बुली थे, तो ये वाला पॉइंट आपको सुनने में आ रहा होगा, याद कर लीजिए। ए फॉर अल्पक्कम, बी फॉर बुली, तो ए का कौन था, बुली, कप्पम का बुली था, तो इसमें से सही को चुनना है। कपिल वस्तु के तो शाक्य थे, रामागाम के कोलिये थे, सुमसुमार गिरी के मल्ल थे, तो ये तो हमें याद है। ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये पार्ट गलत हो गया, तीनों गलत हो गए, तो अलकप्पम के बुली थे। तो आपको इसका ये अर्थ निकालना है कि आपको 10 के 10 गणतंत्र किन किन क्षेत्र पर किस किस नाम से जाने जाते थे, वो एक लिस्ट मैंने आपको शेयर की हुई है जब मैं पढ़ा रहा था। तो नोट्स भी आपको जल्दी से आज या कल में दे दी जाएंगे, उस नोट्स से अच्छे से इसको याद कर लीजिए, याद करना महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। प्राचीन भारत का सबसे विशाल और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था। जल्दी से बताइए कि कौन सा गणराज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल और शक्तिशाली गणराज्य था। याद रखिए जो वैशाली गणराज्य था वो सबसे प्राचीन और सबसे विशाल गणराज्य के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम गणराज्यों की खोज किसने की। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने गणराज्यों की खोज की। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने गणराज्यों की सूचना या खोज की थी। रिच डिविडर्स, विलियम जेम्स, कर्निघम और जेम्स हिक्की। तो यहाँ अधिकांश लोग कर्निघम को बोल सकते हैं क्योंकि पुरातत्वविद रहे हैं, भारत में बहुत सारी खोजें की, लेकिन यहाँ आंसर रिच डिविडस याद रखना है आपको, रिच डिविडस इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने अपने मन से तो बनाए हैं, लेकिन सीधे तौर पर मन से नहीं बना लिए, कुछ आधार चाहिए होता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के जो क्वेश्चन होते हैं
उनके साथ में जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको एनालिसिस किया, देखा, तब जाके आपके सामने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में बता पा रहा हूं। क्वेश्चंस पूछा गया है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कितने संघ राज्यों की कल्पना की थी? फटाफट बताइए। संघ राज्य की कल्पना उसने 2 प्रकार के संघ राज्यों की कल्पना की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय गणराज्यों में मत या वोट के लिए कौन सा, आज अभी कुछ दिन से हमारे मध्य प्रदेश भारत में चुनाव का दौर चल रहा है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आपका पेपर बनाने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी चुनाव के किसी न किसी कड़ी में प्रभावित रहा होगा, उसने भी ड्यूटियां की होगी। तो वोट को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइए, वोट को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में वोट को छंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छंद कहा जाता था। आप सब जानते हैं कि अभी इंदौर में वोटिंग हुई है 13 तारीख को, 13 मई को, और अगले चरणों में और मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है। आपकी एग्जाम जिस मंथ में है उसमें भी रिजल्ट आएंगे, वोट की बातें होंगी, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के 8 न्यायालयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? देखिए, कहीं कहीं पर 7 है, कहीं कहीं पर 8 है। कभी गलती से मैंने भी 7 बोला हो तो उसे सुधार लीजिएगा, 8 कर लीजिएगा। 8 न्यायालयों का वर्णन किस पुस्तक में? क्योंकि एक अच्छी पुस्तक वाले व्यक्ति ने 7 छापा हुआ है, इसलिए सुधार जरूरी है। 8 न्यायालय याद रखने आपको। किस पुस्तक में आपको ये 8 न्यायालयों का वर्णन मिलता है? आपको याद रखना है कि जो सुमंगल विलासनी नामक पुस्तक है, सुमंगल विलासनी, इस पुस्तक में आपको 8 न्यायालयों का वर्णन मिलता है। क्या नाम है पुस्तक का? सुमंगल विलासनी। तो देखो, न्यायालय से हमें क्या मिलता है? न्याय मिलता है, और जब इंसान को न्याय मिलता है तो सब मंगल ही मंगल होता है। तो सुमंगल विलासनी नामक पुस्तक से न्याय को जोड़ लीजिए, उसमें 8 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य मध्य प्रदेश के दमोह जिले के निकट था? जल्दी से बताइए, कौन सा गणराज्य मध्य प्रदेश के दमोह जिले के निकट था? कोका, खरपरिकास, सनकोनिक और कुल्लू था। जल्दी से आंसर कीजिए। चारों ही नाम अजीब गरीब लग रहे होंगे, आपको याद रखना है। खरपरिकस नाम का जो गणराज्य था वो मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पास में हुआ करता था। इसकी जानकारी मैंने आपको पिछली जो गणराज्य वाली क्लास थी उसमें दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? मैंने पढ़ाते टाइम स्पेशल एक फैक्ट बताया था कि पुलिस शक्ति के लिए कौन सा, तो राम राज्य की स्थापना जो है वो बिना पुलिस के हो सकती है, नहीं हो सकती, तो पुलिस जो है वो राम राज्य करती है। तो इससे याद हो जाएगा आप सबको, रामाग्राम जो है वो अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं आपको ये चारों ऑप्शन की डिटेल दूं, क्वेश्चन पे और समझाने लगूं, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या अर्थ रह जाएगा। यहां मैं आपको चीजें कनेक्ट करके याद रखने की प्रोसेस सिखाना चाहता हूं। हर एक क्वेश्चन जब हम पढ़ें, हर एक एमसीक्यू जब आप कहीं पे भी सॉल्व करें, जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही चैनल पर आकर, किसी भी चैनल पर जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन जब आप पढ़े तो उसे याद कर लें। बिना याद किए एमसीक्यू लगाने का कोई महत्व नहीं है मेरे भाइयों। आपको विशेष बात बता रहा हूं, देखो 17,000 बच्चे, 50,000 बच्चे, लाख बच्चे एमसीक्यू लगा रहे हैं रोज, अलग अलग 50 चैनल पर, लेकिन कोई महत्व नहीं है अगर आप एक एमसीक्यू लगाते हैं और उसे तुरंत याद ना कर लेते, क्योंकि चुटकी बजाने के बाद वो भुला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा और वो कंफ्यूजन क्रिएट करके जाएगा। तो क्वेश्चन याद करने पर फोकस करें। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम का संबंध किस गणराज्य से है? आपको ये अच्छे से बताया गया था कि जो अलार कलाम है वो कौन से गणराज्य के थे, तो वो बुद्ध को अपना पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? बुद्ध को अपने पुत्र के जैसा उन्होंने ज्ञान दिया, शिक्षा दी, और पुत्र मानते थे। इससे आ जाएगा कैसी पुत्र, कैसा पुत्र मानते थे? वो अपना पुत्र मानते थे। याद रख लेना, इससे जुड़ जाएगा, याद रह जाएगा। तो कैसी पुत्र जो है वहां के रहने वाले थे अलार कलाम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बेट द्वीप या बोतिया किस गणराज्य की राजधानी रही? जल्दी से बताइए कि जो बोतिया है, देखो फिर से वही, ए फॉर अलकप और बी फॉर बोतिया। तो ये बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोल, बोतिया तो छोटा बच्चा भी याद कर ले इसको। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोतिया से अलकप जो है उसकी राजधानी बोतिया थी। आपको सभी गणराज्यों की राजधानी अच्छे से याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से रोहिणी नदी का जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में था?
ये पढ़ाते टाइम मैंने बताया था और यहाँ ये भी बात बताई गई थी कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म वहां हुआ तो उन्होंने इस समझौते को करवाया और उसके बाद फिर विवाद बंद हो गया, समाप्त हो गया। कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिनके बीच में विवाद हुआ करता था? तो एक तो बुद्ध होने चाहिए उसमें से, तो वो जो बुद्ध का नगर था वो कुशीनारा या कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। कुशीनारा, और बाद में उनको जो पावापुरी में क्या हुआ था, पावापुरी में उनको अंतिम उन्होंने भाषण दिया, याद रखिएगा। कुशीनारा और पावापुरी के मध्य रोहिणी नदी के जल को लेकर के विवाद था। आगे बढ़ते हैं। किस निम्नलिखित में से किस गणराज्य का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण एवं जातक ग्रंथों में मिलता है? इनमें से कौन सी ऐसी एक राज्य है जहां ये ऐसा एक राज्य है जिसका वर्णन आपको शतपथ ब्राह्मण में भी मिला और बुद्ध समाज के या बुद्ध धर्म के जो जातक ग्रंथ है उनमें भी उसका वर्णन मिला? ऐसा कौन सा स्थान है? याद रखिए, ये जो केसी पुत्र है जहां से अलार कलाम हुआ करते थे, अलार कलाम कहाँ हुआ करते थे? केसी पुत्र में। और इन्हीं का वर्णन या इसी के राज्य का वर्णन जो है आपको जातक ग्रंथ में और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त था? देखिए, एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहां पर दर्शन के लिए लोग चीन, मंगोलिया आदि, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों से आते थे पढ़ने। वहां दर्शन शास्त्र को विशेष महत्व दिया गया था। तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसे दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता थी? आपको याद रखना है, कुशीनारा के जो मल्ल थे, कुशीनारा क्या नाम है, कुशीनारा के जो मल्ल है इन्हें विशेष योग्यता थी या विशेषता हासिल की हुई थी इन्होंने दर्शन शास्त्र में। आगे बढ़ते हैं। कपिल वस्तु के शाक्य वंशीय गणराज्य की स्थापना किसने की थी? फटाफट आंसर कीजिए कि कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य की, जिसके कपिल वस्तु आप जानते हैं ना, कपिल वस्तु से कौन था? महात्मा बुद्ध। तो उस शाक्य गणराज्य की जो स्थापना है उस सुकीर्ति ने की थी, क्योंकि उस बुद्ध के आ जाने के बाद में पूरी दुनिया में इस स्थान की कीर्ति फैल गई, इसलिए बुद्ध से जोड़ लीजिए, सुकीर्ति याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में को सही सुमेलित कीजिए। अभी मैं आपको बता चुका हूं, रामाग्राम के कौन थे? रामाग्राम के कोलिय थे, तो ये इससे बन जाएगा। अलकप्प के कौन थे? बुली थे। पिपलीवन के मौर्य थे और मिथिला के विदेह थे, तो ये जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको ये जोड़ लेना है, ऐसे याद कर लेना है हर एक राज्य। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में कितने गणराज्य हुआ करते थे? जल्दी से बताओ। 10 मैंने पढ़ा है तो 10 ही हुआ करते होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 महाजनपद के टर्म में कितने गणराज्य हुआ करते थे? 10 गणराज्य हुआ करते थे। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्य पवेनिपोट्टक शब्द से क्या आशय है? ये एक गणराज्य शब्द के, गणराज्य के लिए 2 शब्द उपयोग किए गए, उसमें एक शब्द था पवेनिपोट्टक। ये पवेनिपोट्टक शब्द का क्या अर्थ किया जा रहा है भैया? इस पवेनिपोट्टक शब्द का अर्थ, पवेनिपोट्टक, इसका अर्थ है पूर्व दृष्टांत। क्या अर्थ है इसका? पूर्व दृष्टांत या पहले के दृष्टांतों से यहाँ का वर्णन मिला। याद रखिएगा, पवेनिपोट्टक शब्द का अर्थ है पूर्व दृष्टांत। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन भारतीय गणराज्यों में मतदान अधिकार को क्या कहा जाता था, या मतदान का जो अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये। मतदान को क्या कहा जाता, वोट को क्या कहा जाता था? तो जो मतदान अधिकारी होता था वो वोट सबके ग्रहण कर लेता था, इसलिए उसे शलाकाग्रह कहते थे। क्या कहते थे? शलाकाग्राहक। याद रखिएगा ये पॉइंट, मतदान अधिकारी को शलाकाग्राहक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्य कपिलवस्तु की पहचान किस स्थान से की जाती है? कपिलवस्तु की पहचान किस स्थान से की जाती है? देखो, आप सब लोग जानते हैं कि नेपाल के तराई वाले स्थान लुम्बिनी में या लुम्बिनी के कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो उनकी जो पहचान है वो नेपाल के तिल्लोर कोट्टा से की जाती है। उस स्थान को उनका जन्म स्थल जो है वो माना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पीपर हवा धातु अवशेषों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक ऐसे व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने पीपर हवा के धातु अवशेषों की स्थापना की, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अभी मैंने बताया कि कपिलवस्तु के शाक्य ग्रहण की जिसने स्थापना की उसी ने वो धातु अवशेष बनाए या धातु अवशेषों की स्थापना की। सुकीर्ति इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कपिलवस्तु गणराज्य का विनाश किसके द्वारा किया गया? एक व्यक्ति है जिसने कपिलवस्तु गणराज्य का विनाश किया, आपको बताना है, वो शुद्धोधन है, सुकीर्ति है। सुकीर्ति ने तो स्थापना की। विड्डभ है या अजातशत्रु है? जल्दी से बताइए कि कौन है वो जिसने उसको मिटा दिया था? आपको याद रखना है विड्डभ। क्या नाम है? विड्डभ जो है, विड्डुभ ने इसको मिटा दिया था या उसका सर्वनाश या विनाश कर दिया। कपिलवस्तु गणराज्य का स्थापना सुकीर्ति ने की और मिटाने का काम जो है विड्डभ ने किया। ये दोनों ही याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य किस राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे? देखो, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य हुआ करते थे, तो वो एक विशेष राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे जो सैन्य सहायता उन्हें देता था, और वो राज्य कौशल हुआ करता था। कौशल राज्य कपिल से जुड़ा हुआ है। कपिल कौशल, इसको जोड़ लीजिए तो कपिल और कौशल जुड़ जाएंगे। इससे याद हो जाएगा कि कपिलवस्तु जो है कौशल राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। सुमसुमार गिरी के भग्ग गणराज्य की पहचान किस क्षेत्र से की गई है? ये पूछा गया है कि सुमसुमार गिरी के जो भग्ग थे वो मध्य प्रदेश के किस जिले, किस राज्य से संबंधित है? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है उससे। अभी आपने वेब सीरीज के रूप में देखा होगा, बहुत सारी वेब सीरीज में जो है वो मिर्जापुर की बात की गई। मिर्जापुर खुद एक वेब सीरीज बना दी गई है, बस वही आपको जोड़ लेना है। सुमसुमार गिरी के भग्ग वहां के थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गणराज्य का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है? फटाफट बता दीजिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कौन से गणराज्य का उल्लेख जो है वो मिलता है? फटाफट बताइए कि कौन से गणराज्य का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। यह हमें विशेष रूप से याद रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है उस सुमसुमार गिरी के भग्ग का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सुमसुमार गिरी के भग्ग का। तो इससे ऐत्रेय से याद रख लीजिए, जो ज्यादा इतराता है वो फटाक से भाग जाता है, भग्ग हो जाता है, भाग जाता है, याद हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। सुमसुमार गिरी के भग्ग किस महाजनपद की अधीनता स्वीकार करते थे? फटाफट बताइए कि ये जो सुमसुमार गिरी के भग्ग हैं ये किस महाजनपद की? तो जो भाग जाता है उसे कोई भी अपना शिष्य या वत्स नहीं बनाता, इससे जोड़ लीजिए। सुमसुमार गिरी के जो भग्ग हैं वो वत्स गणराज्य की या वत्स जो राज्य था उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलकप के बुली गणराज्य की वर्तमान में किस क्षेत्र से पहचान की गई है? देखो, अलकप कौन है? ये अलकप अभी मैंने बताया आपको, गुरुजी के बारे में अलकप के बारे में बताई। तो अलकप की जो पहचान है वो कहां से की गई है? तो ए फॉर अलकप और फिर बी फॉर क्या जोड़ लेना है? बिहार जोड़ लेना है। तो बिहार से आपको याद हो जाएगा, बिहार जो है वो अलकप के बुली या बिहार के बुली या बुली जो है बिहार में है। ऐसे कुछ ना कुछ कनेक्ट कर लीजिए तो आपको ये याद रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गणतंत्र के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? इनमें से एक ऐसा गणतंत्र है जहां के सब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, और वो कौन था? देखो, बुद्ध धर्म किसकी तरफ से चला? अलाल कलाम ने अपने शिष्य बौद्ध को बुद्ध बनाया, और उसी बुद्ध ने फिर अलाल कलाम के राज्य को पूरा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया। अलकप के जो बुल्ली हैं वो आपको याद रखना है। अलकप के जो ये बुली हैं, बुली से बुद्ध जोड़ लीजिए, बुली और बुद्ध आपस में जुड़ जाएगा। जो बहुत बार भूल जाता है वो बुद्धू हो जाता है, तो बुद्धू और भूल जाना जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस गणराज्य का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण व जातक ग्रंथों में मिलता है? कौन सा ऐसा गणराज्य है जिसका वर्णन जो है वो शतपथ ब्राह्मण और जातक ग्रंथों में मिलता है? फटाफट बताइए कि कौन सा गणराज्य है जिसका वर्णन हमें मिलता है। देखो, केशुपुत्र के जो कलाम है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। केशुपुत्र के कलाम से इसे जोड़ लीजिए। केशुपुत्र के कलाम का वर्णन जो है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कुशीनारा के मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या? देखो, हो सकता है कि मैं यहाँ जोड़ने में कुछ उल्टी सीधी बातें भी, कुछ जो गलत फैक्ट है वो भी आपको बोल दूं। जैसे मैंने अभी गुरुजी के राज्य वाली बात को थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था। ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि आपको जोड़ने में, कनेक्ट करने में आसानी हो। फैक्ट गलत नहीं करना है, फैक्ट को गलत याद मत कर लेना। आगे बढ़ते। कुशीनगर के मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? आप सब लोग जानते हैं कि कुशीनगर का जो मल्ल गणराज्य था उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उसकी राजधानी जो है कुशीनगर है ना, कुशीनगर याद रखिए। ये खुशी का नगर था या कुशीनारा था।
कुशी का जो नारा है उसको कुसिया या कसिया उसकी राजधानी हुआ करती थी। कुशी नारा की राजधानी क्या थी? कसिया। कुशी नारा, खुशी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो खुशी कैसे मिले, इसको जोड़ लो। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में कुशीनारा के मल्लों में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज माना गया है? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस बात का वर्णन है? आपको याद रखना है, राम भगवान कौन से ग्रंथ में वर्णित है? रामचरितमानस या रामायण में। और लक्ष्मण भी तो उसी में वर्णित होंगे। तो रामायण में वर्णन है कि चंद्रकेतु जो है वो चंद्रकेतु मल्ल वंश के लक्ष्मण के पुत्र के रूप में थे, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गणराज्य के लोगों ने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विशेष प्रगति की? ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विशेष प्रगति किसने की। फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए। कुशीनारा के जो मल्ल हैं उन्होंने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में प्रगति की। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, याद रख लीजिएगा, फिर से आ गया, मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है। महावंश टीका, महावंश टीका से किस गणराज्य की जानकारी मिलती है? एक बहुत अच्छी किताब है महावंश टीका। इस ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो कौन से वंश के थे? वो पीपलीवन के मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए थे। कहां से? पीपलीवन के मौर्य। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? महावंश वाटिका में महान साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जो कि महान सम्राट थे उनके से जुड़ा हुआ जो आख्यान है वो महावंश वाटिका में मिलता है, महावंश टीका में मिलता है। अगला, पीपलीवन के मौर्य गणराज्य किस गणराज्य की एक शाखा थे? किस गणराज्य की शाखा थे पीपलीवन के मौर्य? आपको याद रखना है, वो जो शाक्य कुल हम पढ़ते हैं ना, शाक्य कुल की शाखा हुआ करती थी पीपलीवन के मौर्य। याद रखना, शाक्य कुल की शाखा थे पीपलीवन के मौर्य। आगे बढ़ते हैं। एक पर्ण जातक और महावग्ग जातक की कथा में किस गणराज्य की जानकारी मिलती है? ये विशेष प्रकार की कुछ बौद्ध कथाएं हैं, एक पर्ण जातक, महावग्ग जातक। इनमें किस गणराज्य की जानकारी मिलती है? देखो, जो वैशाली है वो सबसे बड़ा, सबसे समृद्ध राज्य था, तो कहानियों में समृद्धता की बातें ज्यादा प्रेजेंट की जाती है। तो वैशाली के जो लिच्छवी हैं इनकी जानकारी या इनकी समृद्धता का वर्णन एक पर्ण जातक में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। शाल्वन नामक आश्रम में दो मंजिली कुटागार का निर्माण किस गणराज्य के लोगों द्वारा किया गया था? जल्दी से बताओ कि ये जो आश्रम था यहाँ पर दो मंजिल की एक इमारत या कुटिया का निर्माण किस राज्य ने किया था? फटाफट बता दो। ये जो दो मंजिल की जो कुटिया है मिथिला के विदेह के गणराज्य में बनाई गई थी, इससे जोड़ लेना इसको। यहाँ के लोगों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किस गणराज्य के राजा जनक थे? आप सब जानते हैं ना, जनक कौन थे? सीता माता के पिताजी। सीता माता जो है राम भगवान की पत्नी सीता माता, सिया राम आप बोलते ही हैं, तो सीता माता के पिता जनक। और जनक किस गणराज्य के हैं? तो यहाँ मैं आपको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बातें बोल रहा हूँ ना, ताकि आपकी कनेक्टिंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाए। तो जनक जो थे वो कौन से स्थान से संबंधित थे भैया? जल्दी से बताओ। जनक कहाँ के थे? मिथिला के थे। कहाँ के थे? मिथिला के। तो ये आपका कनेक्शन जुड़ गया। मिथिला के जो विदेह हैं वो आपका आंसर सही हो जाएगा। मिथिला के विदेह आपको याद रखना है। हमने इससे पहले जो 35वां प्रश्न पढ़ा ये 2 मंजिलों वाला, इसका आंसर आप थोड़ा चेंज कीजिए, ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है। 35 वो जो शाल्वन नामक आश्रम की स्थापना है वो विशाल साम्राज्य ही 2 मंजिल की बात करेगा ना, तो थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। वैशाली के जो लिच्छवी हैं इन्होंने 2 मंजिल की इमारतें बनाई, थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा उसे। आगे बढ़ते हैं। मिथिला के विदेह हमको याद हो गया। अगले पे आते हैं। मिथिला के विदेह के गणराज्य की पहचान किस स्थान से की जाती है? आप सब लोग जानते हैं जनक जहां रहते हैं उसे क्या कहेंगे? जनकपुर कहेंगे। तो जनक जहां रहे उसे जनकपुर के नाम से जाना जाता है, और जनकपुर ही क्या बन गया? मिथिला बन गया। अगर रामायण देखी होगी तो उसमें मिथिला को लेकर के बहुत सारे भजन बनाए गए हैं, आपको ये अच्छा लगेगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य शब्दोपजीवी, राज्य इस शब्द का क्या अर्थ है? राज्य शब्दोपजीवी, राज्य शब्द का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताओ। ऐसे राज्य जो राजा की उपाधि वाले गणराज्य होते हैं उनको राज्य, राजा की उपाधि। अब देखो यहाँ शब्द पे राज्य,
राज्य शब्दोपजीवी, राज्य शब्द को उपयोग करने वाले, राजा की उपाधि वाले गणराज्य को राज्य शब्दोपजीवी गणराज्य कौटिल्य ने कहा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय गणराज्य की आधुनिक शब्दावली के अनुसार क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है भैया आधुनिक जो व्यवस्था है उसके हिसाब से? तो आधुनिक व्यवस्था के हिसाब से हम इसे कुलीन तंत्र या अभिजात्य तंत्र कह सकते हैं, सामान्य जनतंत्र, वर्तमान लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं। आपको याद रखना है जो गणराज्य होते थे उसमें कुछ लोगों का, ये बहुत सारी जनता है, उसमें कुछ अभिजात्य लोग शासन करते थे, इसलिए इसे कुलीन तंत्र या अभिजात्य तंत्र के रूप में कहा गया है। लोकतंत्र तो अपने आप में वो है जिसमें जनता चुन करके शासकों को भेजे, तो यहाँ क्योंकि कुछ विशेष लोगों को ही, विशेष परिवार के लोग ही चुनकर जाते थे, चुनते तो थे लेकिन विशेष आधार होते थे उसके, इस कारण से इसे हम कुलीन तंत्र या अभिजात्य तंत्र कहेंगे। आप सब लोगों ने गणतंत्र नाम का जो टॉपिक था उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। दूसरी यूनिट में हमें बहुत सारा कंटेंट याद करना है, उस कंटेंट को याद कराने के लिए ही मैं रुका हुआ हूं कि कैसे आपको याद कराऊं। तो याद कराने की सीरीज अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरू करूं, आपका समर्थन जरूरी होगा, क्योंकि अगर मैं किसी टॉपिक पर मेहनत कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य बच्चों तक है उसे पहुंचाना, कि वो बच्चों तक पहुंच जाए, बच्चों को उसका लाभ मिले। इसलिए आपको इसको शेयर जरूर करना होगा, कमेंट करके बताइए जरूर कि वो सीरीज शुरू करें या नहीं। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद, थैंक यू।